सो यहाँ पे रिलेशन R जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स दे रखा है। Z एक ऐसा सेट है जिसमें हर एक तरह का इंटीजर वैल्यू है, एंड R जो रिलेशन सेट है वो किस तरह से डिफाइंड है, दैट दिस इज द ऑर्डर्ड पेयर। वो किस तरह से रिलेशन एक दूसरे के साथ बनाएंगे, जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो वो भी एक इंटीजर आना चाहिए। ऑब्वियसली आप कोई भी इंटीजर लो, सेट जो Z आपको दिया है वो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है। अगर आपको इस तरह से नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ पे मैं वैल्यूज देखो किस तरह से ले रही हूँ, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, एवरी वैल्यू इंटीजर सेट में आपके पास होती है। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो सेट ऑफ इंटीजर है वो इस तरह से दिख रहा है आपको, राइट। सो क्लियर है, यहाँ पे आप कोई भी x और माइनस y की जगह कोई वैल्यू रख लो इनमें से। सपोज मैं x की वैल्यू 1 ले लेती हूँ और यहाँ पे y की वैल्यू सपोज 5 ले लेती हूँ, तो 1 माइनस 5 कितना होगा, -4। तो इन दोनों का माइनस करने के बाद भी एक इंटीजर वैल्यू ही तो मिल रही है जो कि इस सेट में बिलोंग कर रही है। दैट मीन्स आप कोई भी वैल्यू उठाओगे यहाँ पे एंड डिफरेंस करोगे तो वैल्यू अल्टीमेटली क्या मिल रही है आपको, इंटीजर मिल रही है। ठीक है, सो यहाँ पर देखो इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये तीनों आएंगे आपके, क्योंकि आपके पास हर एक इंटीजर बिलोंग कर रहा है इस सेट में। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास क्लियर है। फर्स्ट पार्ट देखो रिफ्लेक्सिव के लिए। सो थोड़ा सा क्वेश्चन यही वाला जो है आपका फोर्थ पार्ट एग्जाम्पल 5 जो मैंने आपको करवाया है सॉल्व एग्जाम्पल का, बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व होगा। ठीक है, सो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के लिए मैं क्या कर रही हूँ कि सपोज करो लेट 1 बिलोंग कर लिया है मैंने इस Z इंटीजर सेट में। ठीक है, ये इंटीजर सेट में 1 तो बिलोंग करता ही है, राइट। सो आप 1 वैल्यू ले सकते हो। सो जैसे कि 1 बिलोंग कर रहा है सो आपके पास क्या आएगी वैल्यू, 1 माइनस 1 रिलेशन अगर मैं करती हूँ इस तरह से रखती हूँ, 1 एक इंटीजर है, 1 भी अनदर इंटीजर है। सो अगर ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो ये अगर माइनस होते हैं तो आपको वैल्यू क्या मिल रही है, 0। सो एज 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो ये भी तो एक इंटीजर ही आया है। सो अल्टीमेटली दिस माइनस दिस गिव्स यू एन इंटीजर वैल्यू। तो रिजल्ट तो आपका होल्ड कर रहा है, दैट मीन्स रिलेशन आपका बना रहा है 1,1 भी अगर आप लेते हो। सो दिस इम्प्लाइज 1,1 बिलोंग करेगा इस R सेट में। ठीक है, सो दैट मीन्स इट्स वेरी क्लियर कि आप चाहे यहाँ पे जितनी मर्जी, आपके पास अनलिमिटेड वैल्यूज हैं यहाँ पर, ठीक है, तो इनफाइनाइट वैल्यूज हैं यहाँ पर। तो दैट मीन्स इट्स बेटर टू शो कि अगर आप न्यूमेरिक टर्म में ना शो करते हुए अगर प्रॉपरली इस टर्म में शो करें। सपोज मैंने x ले लिया है इस सेट में, सो एज x माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज x कॉमा x बिलोंग कर रहा है इस R सेट में। सो इस जनरल डेफिनेशन को यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आपके पास इनफाइनाइट सेट प्रोवाइडेड होता है, राइट। क्योंकि आप यहाँ पे हर एक रिफ्लेक्सिव टर्म्स तो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर लिख के दिखाओगे नहीं, राइट। सो ये जनरल इक्वेशन जो होती है, जनरल टर्म्स जो होंगी वो प्रोवाइड कर देंगी प्रॉपर डिटेल कि दैट यस दिस इज रिफ्लेक्सिव। इसी तरह से सेकंड देखो, सो यहाँ पे मैं x कॉमा y ले रही हूँ, बिलोंग कर रहे हैं इस इंटीजर सेट में सपोज करो। सो दैट मीन्स x रिलेट होगा y के साथ, कब, क्योंकि एज यू नो आपको ऑर्डर्ड पेयर में क्या रखनी है वैल्यूज, इंटीजर ही लेनी है, राइट। अगर सारा सेट आपका इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, इन दोनों को माइनस करने पर भी तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, इंटीजर वैल्यू मिलेगी। सो दैट मीन्स x क्लियरली रिलेटेड टू y, बिकॉज जो भी आपका रिलेशन आपको बता रहा है डिफरेंस करने के बाद भी तो आपको क्या वैल्यू मिल रही है, इंटीजर की। सो दैट मीन्स यहाँ पे आप क्लियरली लिख सकते हो दैट x माइनस y इज एन इंटीजर। सो अगर x माइनस y इज एन इंटीजर, सो मैं इसको अगर मैं पूरी टर्म को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो वो भी तो इंटीजर ही रहेगा। क्योंकि मैंने सॉल्व एग्जांपल 5 में भी आपको बताया था कि अगर आप 4 को 2 से डिवाइड करते हो, एक पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करते हो या फिर एक नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड करते हो, डिविजिबल तो वो होता ही है। वहाँ पर डिविजिबिलिटी का रिलेशन था, यहाँ पे इंटीजर का रिलेशन है। ये भी एक इंटीजर है, नेगेटिव में भी ये वैल्यू जो है एक इंटीजर ही तो है। सो यहाँ पे आपके पास ये टर्म कैसे आएगी, सो ये टर्म आपकी अब अल्टीमेटली किस तरह से लिखी जा रही है, y माइनस एक्स, तो ये भी तो एक इंटीजर होगा, राइट। सो दैट मीन्स इट्स क्लियर दैट y ऑल्सो रिलेटेड टू x, क्योंकि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, कैसे मर्जी लिखो,
आई की वैल्यूज आपकी इंटीजर्स ही, क्योंकि आपका जो ऑर्डर्ड पेयर है वो सेट Z में से आ रहा है और Z एक ऐसा सेट है जो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को होल्ड करता है, ठीक है। एंड दिस इज ट्रांजिटिव ऑल्सो। सो आप यहाँ पे अगर आप अपने आप कोशिश भी करते हैं तो YZ आप टर्म्स ले लेना यहाँ पर ट्रांजिटिव शो करने के लिए। ये आपका होमवर्क है, एज इन आप खुद से ट्राई करेंगे तो इट्स बेटर, राइट। सो लेट कर लो कि आपके पास XYZ बिलोंग कर रहे हैं इस Z इंटीजर सेट में। सो ये Z है, ये जो आपके पास ये साइन है ये इंटीजर सेट का साइन है, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सो यहाँ पे अगर X रिलेशन बना रहा है Y के साथ, ऐसे ही Y भी तो रिलेशन बना रहा है Z के साथ, ये भी तो इंटीजर्स हैं, इन दोनों का डिफरेंस भी इंटीजर ही आएगा। सो अगर ये इंटीजर है ये इंटीजर है, इन दोनों का डिफरेंस भी इंटीजर है, तो यहाँ पर आपके पास X माइनस Z वैल्यू कब आएगी, अगर आप इन दोनों को एडिशन करके लिखते भी हो ना तब भी वो आपको वैल्यू क्या देगा, एक ये ही इंटीजर की, राइट। सो X रिलेटेड टू Y से वैल्यू मिलती है X माइनस Y रिलेटेड Z से वैल्यू मिलेगी Y माइनस Z। अगर इन दोनों को ऐड करते भी हो तो वैल्यू आपको क्या मिल जाती है, X माइनस Z। सो दैट मीन्स X रिलेट कर रहा है Z के साथ। सो यहाँ पे आपको माइनस की टर्म मल्टीप्लाई करने पर Y माइनस X मिल रहा था, यहाँ पर अगर आपको एडिशन करना पड़ रहा है तब भी ये वैल्यू आपको एडिशन करने के बाद भी आपको एक ऐसी टर्म ही मिलती है जो कि क्या होती है, इंटीजर। तो X माइनस Z भी क्या है, एक इंटीजर के फॉर्म में ही आएगा। तो इट्स वेरी क्लियर कि जो आपका फोर्थ पार्ट था वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिविटी होल्ड कर रहा है। Now let's see fifth part. So relation R in the set A of human beings in a town at particular time. ठीक है। So set A आपके पास कैसा सेट है, इसमें ह्यूमन बींग्स हैं किसी एक टाउन में एट अ पर्टिकुलर गिवन टाइम, ठीक है। सो आपके पास रिलेशंस, आपके पास फिफ्थ पार्ट में भी सब पार्ट्स दिए हुए हैं। सो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, ए पार्ट देखते हैं फिफ्थ पार्ट का। सो सेट ए आपका वही रहेगा ह्यूमन बींग्स का ओवरऑल पार्ट्स के लिए, ठीक है। सिर्फ रिलेशन सेट आपका चेंज होगा, उसमें हम देखते हैं कैसे करते हैं। सो यहाँ पर आपके पास रिलेशन सेट कैसा है कि X एंड Y एक ऐसे एलिमेंट्स हैं, मतलब ऐसे ह्यूमन बींग्स हैं सेट A के जो वर्क करते हैं एट द सेम प्लेस। सो यहाँ पे आपको ये बताना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है, ठीक है। सो यहाँ पर क्लियरली फर्स्ट ऑफ ऑल इतना देखो कि क्या रिफ्लेक्सिव होने के लिए अगर मैं शो कर रही हूँ तो मुझे एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर चाहिए ना, अगर जहाँ पे मैं अगर एक X ह्यूमन बींग रख रही हूँ तो यहाँ पर भी X ही ह्यूमन बींग रखूंगी सेम। तो सेम आदमी सेम प्लेस पे ही काम कर रहा है, पॉसिबल है, राइट, पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अगर ये X एक ही आदमी है, सपोज यहाँ पे इसका नाम दे देती हूँ अमित, तो क्या अमित उसी जगह पे काम कर रहा है जहाँ पे अमित ही काम कर रहा है, अमित भी वही आदमी है जो ये आदमी है, ठीक है। सो अमित सेम प्लेस पे काम करना चाहिए, तो वो है यहाँ पर कोई टाउन ले लो XYZ, तो XYZ यहाँ पे ये काम करता है, ठीक है। सो यहाँ पे इस चीज़ को मैंने X को दोबारा क्यों रखा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए आपको ये शो करना होता है कि आपके पास यहाँ पर X है तो यहाँ पर भी X होना चाहिए, तो यहाँ पर अमित है तो यहाँ पर अमित भी लिखा है मैंने। तो दैट मीन्स क्या ये रिलेशन बना रहे हैं, रिलेशन क्या चाहिए, बस आपके पास काम वो सेम जगह पर करने चाहिए। अब एक आदमी एक ही जगह पे तो सेम काम कर सकता है, राइट, ठीक है, वर्क कर रहा है सेम प्लेस पे, एक ही जगह पे वो काम कर रहा है, तो यहाँ पे आप इसको इस तरह से लिख सकते हो X, X बिलोंग कर रहा है R सेट में, ठीक है। सो दैट मीन्स R क्या है आपका, रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि एक पर्सन एक ही जगह पे काम कर सकता है एट अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। सो यहाँ पर इसीलिए X, X आपका बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट देखो सिमेट्रिक के लिए, क्या सपोज करो X मैंने एक ह्यूमन बींग ले लिया है, ऐसे Y ह्यूमन बींग अनदर ह्यूमन बींग है, तो हो सकता है ना दो अलग अलग आदमी एक उस XYZ कंपनी में सपोज काम कर रहे हो, राइट, तो X, Y बिलोंग करेगा R में, राइट। सो क्या Y, X लिख सकती हूँ मैं बिलोंग कर रहा है R में, अगर X, Y है तो ये दोनों ह्यूमन बींग्स, तो वो कहाँ पे काम कर रहे हैं, XYZ में, तो मैं इस तरह से भी तो लिख सकती हूँ Y और X भी तो काम कर रहे हैं, चाहे आप इस तरह से लिखो चाहे आप इस तरह से लिखो, काम तो वो एक ही जगह कर रहे हैं XYZ, राइट। सो रिलेशन तो आपका होल्ड कर ही रहा है, सो इट्स सिमेट्रिक। थर्ड देखो ट्रांजिटिविटी के लिए, अगर X, Y बिलोंग कर रहा है, दोनों ह्यूमन बींग्स XYZ कंपनी में काम कर रहे हैं, ऐसे ही हो सकता है ना कि ये जो ह्यूमन बींग है
तो इसके साथ मैं z एक अनदर ह्यूमन बीइंग ले रही हूँ, वो भी काम कर रहा है इसी XYZ कंपनी में सेम प्लेस पे, ठीक है। सो यहाँ पर क्या, अगर ये दोनों सेम जगह पे काम कर रहे हैं, ये दोनों भी सेम जगह पे काम कर रहे हैं, अल्टीमेटली x भी XYZ में जा रहा है और z भी XYZ कंपनी में काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली x, z भी कंपनी में ही काम कर रहा है, वो कि XYZ कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है। सो अगर ये XYZ कंपनी में काम कर रहा है, ये XYZ कंपनी में काम कर रहा है, सिर्फ एक लिखने का तरीका ही तो है कि x, z भी क्या कंपनी में काम कर रहे हैं XYZ, ऑफ कोर्स। सो दैट मीन्स आपका ये क्या है, ट्रांजिटिव है। अब देखो B पार्ट। सो A पार्ट आपके पास सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव तीनों थे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका रिलेशन चेंज होकर के आ जाता है कि क्या x एंड y ऐसे ह्यूमन बींग्स हैं जो कि सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं। ऑब्वियसली हो सकते हैं ना कि अगर x, में लिख रही हूँ, एक बंदा उसी लोकेलिटी में रह रहा है, तो अगर आपने इसको दोबारा लिख लिया है तो x भी उसी लोकेलिटी में है, x भी उसी लोकेलिटी में है। आप इसको लिख सकते हो दैट x एंड x लिव इन द सेम लोकेलिटी। अगर यहाँ पे x में दोबारा लिख देती हूँ, वो ह्यूमन बीइंग, ये तो नहीं होगा ना कि वो दूसरी लोकेलिटी में हो जाएगा, नहीं। सो दैट मीन्स इट होल्ड्स द रिफ्लेक्सिविटी, बिकॉज क्योंकि आपके पास जो रिलेशन है बस वो होल्ड करना चाहिए। आपके पास अगर x एक सपोज ABC कॉलोनी में रह रहा है, तो x वही ह्यूमन बीइंग यहाँ पर मैंने दोबारा लिखा है, तो अल्टीमेटली वो भी कहाँ रह रहा है, ABC कॉलोनी में, ठीक है। सो एक ही बात है, सो रिफ्लेक्सिव है ये। सेकेंड, अगर एक x ABC कॉलोनी में रह रहा है, y एक अनदर ABC कॉलोनी में ही रह रहा है, सो ऑब्वियसली y, x भी एक ही बात है, उसी कॉलोनी के हैं, लोकेलिटी में है, एक ही बात है, सिर्फ लिखने का तरीका है। सो इट्स सिमेट्रिक ऑल्सो। ट्रांजिटिविटी के लिए भी x y अगर सेम लोकेलिटी के हैं, y z अनदर ऑर्डर्ड पेयर जो है, ये अलग अलग ह्यूमंस बीइंग जो है, ये भी सेम लोकेलिटी के हैं। दैट मीन्स अगर ये ही ABC लोकेलिटी के हैं, ये भी ABC लोकेलिटी के हैं, सो इट्स क्लियर x z तो ABC लोकेलिटी के हैं ही, सो दैट मीन्स yes it's transitive also. Now let's move to next C पार्ट। यहाँ पे जो आपका रिलेशन है वो क्या कह रहा है कि x is exactly 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। जो आपको यहाँ पे सेट A ह्यूमन में से यहाँ पे जो पर्सन रखना है वो आपको एग्जैक्टली वो रखना है जो कि 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा इस y से। ये वैल्यू जो है आपकी x जो पर्सन होगा वो बड़ा होना चाहिए, कितना, 7 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए इस दूसरे ह्यूमन से, ठीक है। सो क्या आपका जो x पर्सन है खुद से ही 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है? नो, सो इट्स नॉट बिलोंग्स टू R। सेम पर्सन खुद के साथ ही 7 सेंटीमीटर कैसे बड़ा हो सकता है? कंपैरिजन तभी आता है एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर किसी और के साथ ही कंपेयर करके वो बड़ा हो सकता है, खुद से ही 7 सेंटीमीटर आप नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे x, सेम पर्सन दोबारा नहीं लिख सकते, ठीक है। सो इट्स नॉट रिफ्लेक्सिव। सो यहाँ पे सपोज x बड़ा है और y की हाइट जो है 7 सेंटीमीटर छोटी है, ठीक है। x की हाइट 7 सेंटीमीटर बड़ी है y की हाइट से, ठीक है। इन दोनों की हाइट में 7 सेंटीमीटर का डिफरेंस हो गया ऑटोमेटिकली, राइट। सो अगर ये बिलोंग कर रहे हैं एक R सेट में, क्योंकि हो सकता है ना उस ह्यूमन बीइंग्स के सेट में ऐसा सेट हो सकता है ना उस ह्यूमन बीइंग के सेट A में ऐसे ह्यूमंस हो जिनकी हाइट एक दूसरे से 7 सेंटीमीटर छोटी बड़ी हो, राइट। सो ये वही ऑर्डर्ड पेयर मैंने लिया है। सो क्या पॉसिबल है कि y 7 सेंटीमीटर बड़ा हो जाए फिर x के साथ? नो। अगर क्लियर कह रही हूँ कि ये जो x नाम का पर्सन है वो क्लियरली 7 सेंटीमीटर बड़ा है y से, तो y तो छोटा ही रहेगा ना, तो y कभी बड़ा हो सकता है, इस पोजीशन पे आ सकता है? यहाँ पे सिर्फ वही पर्सन आएगा जो कि 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा इस वाली पोजीशन के साथ, इस वाले पर्सन के साथ, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सो इट्स क्लियरली इट्स नॉट सिमेट्रिक। थर्ड देखो, ना तो अभी तक ये रिफ्लेक्सिव हुआ है ना ही ये सिमेट्रिक हुआ है, ठीक है। सो अब बात करते हैं ट्रांजिटिविटी के लिए। सो अगर x, y एक ऑर्डर्ड पेयर है कि x जिसमें से कि 7 सेंटीमीटर बड़ा है y से, ऐसे ही हो सकता है ना कि y एक ऐसा पर्सन है जिससे कि z 7 सेंटीमीटर छोटा है। हो सकता है ना कि y अगर ठीक है छोटा है x से,
तो हो सकता है ना कि ये जो y पर्सन था इससे 7 सेंटीमीटर भी कोई छोटा हो। सो z एक ऐसा ह्यूमन बीइंग है जो y से भी 7 सेंटीमीटर छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वो ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करवा दिया है। तो अगर x बड़ा है y से भी और y से छोटा कौन है, z, तो क्या पॉसिबल है कि x यहाँ पर रहे और z यहाँ पर आए? नहीं पॉसिबल। डिफरेंस क्या चाहिए, सिर्फ 7 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए ये वाला ह्यूमन बीइंग इस वाले ह्यूमन बीइंग के साथ। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि x तो चलो ठीक था, 7 सेंटीमीटर बड़ा था y से, तो यहाँ पे ठीक रहा। ऐसे y यहाँ पे क्यों ठीक रहा, क्योंकि y एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा इस z वाले ह्यूमन बीइंग के साथ। लेकिन अब मैं ये x z की वैल्यू एक साथ नहीं लिख सकती हूँ, क्योंकि x सिर्फ बड़ा है 7 सेंटीमीटर y से, लेकिन z तो y से भी 7 सेंटीमीटर छोटा है। इन दोनों के बीच में 7 सेंटीमीटर की हाइट का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में भी 7 सेंटीमीटर की हाइट का डिफरेंस है। तो ऑब्वियसली जब z एक ऐसा ह्यूमन बीइंग है जो y से भी 7 सेंटीमीटर छोटा है, तो यहाँ पे अल्टीमेटली x एक ऐसा सबसे बड़ा ह्यूमन बीइंग हो गया ना कि जो कि y से भी बड़ा है और z से भी बड़ा है। सो अगर आपको यहाँ पे क्लियर समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे देखो एक छोटा सा चार्ट। सो x एक ऐसा ह्यूमन बीइंग था जो 7 सेंटीमीटर बड़ा था इस y से, और y एक ऐसा ह्यूमन बीइंग है जो 7 सेंटीमीटर ही बड़ा है इस z से। तो z सबसे छोटा हुआ हाइट में, तो क्या हम अगर x, z को रखेंगे तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा कि वो 7 सेंटीमीटर एग्जैक्टली एक दूसरे से छोटे बड़े हों, राइट। क्योंकि इनमें क्या डिफरेंस है, 7 सेंटीमीटर का। इनमें क्या डिफरेंस है, 7 सेंटीमीटर का। अल्टीमेटली x और z में कितना डिफरेंस हो जाएगा, फिर 14 सेंटीमीटर का डिफरेंस हो जाएगा। तो x जो है एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर बड़ा है z से। तो क्या ये आप रख सकते हो, नो, क्योंकि आपको सिर्फ 7 सेंटीमीटर बड़ा छोटा ह्यूमन बीइंग एक साथ रखना है, अदरवाइज नहीं। सो ये बिलोंग ही नहीं कर रहा है आर सेट में, सो दैट मीन्स इट्स नॉट ट्रांजिटिव ऑल्सो। सो ना ही ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये सिमेट्रिक है, और ना ही ये ट्रांजिटिव हुआ। सो अब यहाँ पर डी पार्ट भी इसी तरह से देखो। सो एक्स वाइफ होगी y की, एक x ऐसा ह्यूमन बीइंग होगा जो कि वाइफ होगी किसकी, अनदर ह्यूमन बीइंग इस y की, ठीक है। सो क्या x, x रख सकती हूँ, क्या x वाइफ खुद के साथ वाइफ बना सकती है, नो। सो रिफ्लेक्सिव नहीं है। आगे बढ़ो, क्या x, y अगर मैंने लिख लिया है, सपोज करो बिलोंग कर रहा है, क्योंकि x एक ऐसा ह्यूमन बीइंग है जो कि वाइफ है इस y पर्सन की, ठीक है। तो क्या y वाइफ बन सकता है इस x की, नो, क्योंकि x वाइफ है y की, तो y वाइफ कैसे बन सकती है x की, तो ये नॉट बिलोंग्स टू r। तो दैट मीन्स ये सिमेट्रिक नहीं हुए। आगे बढ़ो ट्रांजिटिविटी के लिए, अगर x y की वाइफ है तो क्या y वाइफ बन सकती है किसी और की, क्योंकि ये तो हस्बैंड होगा ना। फिर x एक वाइफ है तो y हस्बैंड है, ठीक है। x वाइफ है इस y की, तो क्या y वाइफ बन सकती है इस पर्सन की, नो। तो क्लियरली ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। इसी तरह से ई पार्ट देखो, x इज फादर ऑफ y, क्या x के साथ फादर बन सकता है, क्या कोई फादर खुद से फादर बन सकता है, खुद का फादर बन सकता है, नो, रिफ्लेक्सिव नहीं है। आगे बढ़ो सिमेट्रिक के लिए, अगर x फादर है y का, तो क्या y फादर बन सकता है x का, नो, क्योंकि x अगर फादर है ऑब्वियसली y का, तो क्या फिर y फादर बन सकता है x का, नो। तो ऐसे ही ट्रांजिटिविटी देखो, अगर x y का फादर बन सकता है और y भी तो हो सपोज कि फादर हो किसी और पर्सन का, ठीक है, फिर क्या x फादर बन सकता है इस ह्यूमन बीइंग का, नो। अगर x इसका फादर है और y इसका फादर है, तो ये आपस में, तो ये फादर नहीं बन सकता इसका। सो क्लियरली x, z नॉट बिलोंग्स टू r। तो इसीलिए ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, ना ही ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। तो ये सिर्फ समझाने के लिए आपको ये 5th पार्ट दिया हुआ है कि आपको क्लियर हो जाए आपका जो कंसेप्ट है कि आपको किस तरह से रिलेशंस को देखना होता है और किसके अकॉर्डिंगली आपको ऑर्डर्ड पेयर्स जनरेट करने होते हैं, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।